नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप लोग इतने उत्साह से बार बार फ़ोन करके कि सर वीडियो डालो, आपका ही वीडियो देखना है, इतना प्यार और प्रेम देने के लिए पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, और पेशेंस बनाकर रखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता जा रहा हूँ, आप इसको बार बार रिवाइज करते जाएं, क्योंकि इस वाले पार्ट में कंटेंट जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कंटेंट में कहीं खामी रह गई तो उसमें फिर अपना उसकी भरपाई नहीं हो सकती, और अपन पढ़ते वक्त अगर खामी रह गई तो फिर क्या मतलब है। तो इसमें कंटेंट में तो अपने में कहीं कोई खामी है नहीं, और समझाने में मैं कसर छोड़ नहीं रहा हूँ। आप जैसा रेस्पॉन्ड कर रहे हो, तो अगर कोई खामी आपको लगे तो आप मेरे को बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सेक्शन 37 देखे थे, जिसमें पद की शपथ के बारे में था कि उसकी पद की शपथ कैसे ली जाएगी और कौन लेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचन नगरपालिका का होगा। नगरपालिका के निर्वाचन के लिए शपथ के लिए राज्य सरकार एक प्राधिकारी व्यक्ति नियुक्त करेगी, चाहे वो एसडीएम को नियुक्त करे, चाहे एडीएम को करे, या जिला कलेक्टर को करे। जिला कलेक्टर उस नगरपालिका में आएगा और फिर वहाँ उसके सामने बाकायदा सदस्यों का, अध्यक्ष का, सबका शपथ प्रोग्राम होगा, शपथ समारोह होता है ना, वो समारोह होगा। फिर दूसरी चीज़ कि उनकी सदस्यों की शपथ लेने की, अगर निर्वाचित सदस्य हैं तो उसकी पहली बैठक निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक हुई उससे 1 माह। उपनिर्वाचन की स्थिति में उपनिर्वाचन की तारीख से 1 माह, और मनोनीत सदस्यों या नाम निर्दिष्ट सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स की स्थिति में वहां पर जिस दिन नॉमिनेट किया गया है उस तारीख से 1 माह लिया जाता है। इसके बाद शपथ हो गई, नगरपालिका के सदस्य आ गए, शपथ हो गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी कारण से वहां उपस्थित नहीं रहता है, या कुछ कारण से वो एब्सेंट रहता है और वो कार्य करने में असक्षम है। उसको मान लो 2 साल का कार्यकाल बचा है, और 2 साल के कार्यकाल में अब उसको ऐसा डिजीज हो गया कि उसको 2 साल के लिए बिल्कुल रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो त्याग पत्र दे सकता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से त्याग पत्र, कोई और आगे अपना काम करना चाहता है, कोई दूसरी जगह अपना चुनाव प्रचार करना चाहता है, एमएलए की तैयारी करना चाहता है सदस्य, तो वो त्याग पत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में त्याग पत्र लिखित होगा। किसके द्वारा सत्यापित होगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित होगा, और वो लिखित आदेश किसको देंगे? अध्यक्ष को। अध्यक्ष उस पर साइन करेगा, या फिर अगर 15 दिन तक साइन नहीं किया जाता है तो 15 दिन की अवधि होने के बाद वो मान्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपनी धारा है 39। इस 39 को देखते हैं, सदस्यों का हटाया जाना। अब सदस्य मान लो पद से त्याग पत्र भी हो गया, लेकिन कुछ सदस्य मान लो कर्तव्यों का निर्वहन करने में असक्षम हैं, कर्तव्यों का निर्वहन दुराचार से कर रहे हैं, वो नगर पालिका में आ ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो केवल अपने ही काम से आ रहे हैं, तो उनको हटाया भी तो जा सकता है। चुनाव जीत गए तो इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि वो सब कुछ अपने हिसाब से ही करेंगे, ऐसा नहीं है। उनको हटाने के भी प्रोविजन है, जो अपन सेक्शन 39 में देखेंगे। कौन हटा सकता है? सबसे पहले याद करो, राज्य सरकार उन सदस्यों को हटा सकती है। किस किस आधार पर? अब राज्य सरकार चाहे अपनी मनमर्जी से सभी को तो नहीं हटा सकती, उसके पास भी कुछ उपबंध लगाए गए हैं कि आपको इन इन उपबंधों का ध्यान रखकर, और ये कारण आप देखोगे जिसकी वजह से आप सदस्यों को हटा सकते हो, और वो कारण अपन इस धारा में सेक्शन 39 में देखेंगे। सबसे पहला है, नगरपालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है। मान लो मोहनलाल नाम का सदस्य है, और वो सदस्य पिछले 3 लगातार बैठकों से अनुपस्थित है, उसने सूचना दी भी नहीं नगरपालिका को कि मैं इन इन कारणों से
नगर पालिका में नहीं आ पाऊंगा, ऐसी स्थिति में नगर पालिका क्या कर सकती है, उसको पद से हटा सकती है। राज्य सरकार को परमिशन है, नगर पालिका सूचना राज्य सरकार को देगी कि ये सदस्य 3 लगातार क्रमवर्ती बैठकों से 3 से अधिक बैठकों में, इसमें 3 से अधिक है, ये आपको याद रखने हैं और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इसको चलाकर 2-3 बार अलग ही तरीके से बोला है। 3 से अधिक होनी चाहिए वो बैठक, 3 से अधिक बैठकों पर लगातार एब्सेंट रहने से उसको सदस्यता से हटा सकती है। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, अब ख देखते हैं। धारा 37 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहा हो। मैंने अभी बताया आपको, धारा 37 में लिखा हुआ है कि कोई सदस्य पद की शपथ उसके निर्वाचन से, मान लो निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक से, मान लो 10 जनवरी को निर्वाचन के बाद पहली बैठक नगर पालिका की हुई, तो 10 जनवरी से 1 माह के भीतर, और उप निर्वाचन होता है मान लो 15 अप्रैल को उप निर्वाचन हो रहा है, तो 15 अप्रैल को उप निर्वाचन की तारीख से 1 माह के भीतर उसको पद की शपथ लेनी होगी। ये धारा 37 में लिखा हुआ है, आपको मैंने अभी बताया भी था। ठीक है, और अगर मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो भी क्या करेगा, उस तारीख से, जिस दिन नाम निर्दिष्ट किया गया उस तारीख से 1 माह के भीतर चुनाव वो शपथ लेगा। अगर नहीं लेता है तो उसको सदस्यता से हटा दिया जाएगा। कौन हटाएगा? राज्य सरकार। निर्वाचन के पश्चात धारा 24 या धारा 14 में वर्णित निरर्हता धारण कर लेता है। धारा 24 याद करो, मैंने बताया था धारा 24 में क्या है, निरर्हताएं हैं। कैसी निरर्हताएं हैं कि मतदाता सूची में किसी का नाम डालने के लिए ये निरर्हताएं हैं। उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसको विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। जो सदस्य है चुनाव लड़ेगा उसको विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। उसको और अन्य निरर्हताएं, जैसे उसको धारा 24 वाली निरर्हताएं हैं कि आरक्षित वर्ग का है तो उसी आरक्षित वर्ग से चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, अदरवाइज वो अयोग्य है। ऐसी स्थितियां भी थी। अगर उसके घर में शौचालय नहीं है तो वो भी क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकता। शौचालय की परिभाषा भी दे रखी है उसमें अधिनियम में कि शौचालय इस तरह का होगा। धारा की 21 के अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। धारा 21 याद करो, कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 21 नगर पालिका के कर्तव्यों से संबंधित है। नगर पालिका के समस्त कर्तव्यों का नहीं, धारा 21 योग्यताओं से संबंधित है। धारा 21 योग्यताओं से संबंधित है। जो जो उसको आवश्यक योग्यताएं हैं उनके बारे में, उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो भी उसको हटा सकते हैं। फिर घ के अनुसार है कर्तव्य पालन में जानबूझकर उपेक्षा। कर्तव्य पालन में जानबूझकर उपेक्षा करे, वो नगर पालिका आए ही नहीं। वो चाहे अपने घर वालों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, चलाकर वो जानबूझकर कर्तव्य पालन की अपेक्षा कर दे। उसको नगर पालिका में टंकी निर्माण करवाना है क्योंकि जल की व्यवस्था नहीं हो रही है। जल की व्यवस्था नहीं हो रही है लेकिन वो चाहता है कि उसके किसी सदस्य का, वार्ड के किसी व्यक्ति विशेष को पानी की पूर्ति नहीं हो, अपनी इच्छा अनुसार जानबूझकर कर्तव्य पालन में उपेक्षा करके सभी लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य सरकार हटा सकती है उसको। कर्तव्य निर्वहन में औचार का दोषी है। कर्तव्य निर्वहन तो करता है लेकिन अपनी जो लोग हैं, अपने फेवर करने वाले लोग हैं, उन्हीं का भला करता है। जो नहीं कर रहे हैं उनका भला ही नहीं करता है, उनके बारे में सोचता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, निर्वहन का, औचार का दोषी। निकृष्ट आचरण का दोषी है। निकृष्ट आचरण ऐसा है कि उसका पानी की टंकी उसने बनवा दी लेकिन उसका आचरण ऐसा है कि उसमें कुछ गंदगी डाल देता है तो सारे
उसके वार्ड के सदस्य क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या फिर कुछ और ऐसी निकृष्ट गतिविधि कर देता है जिससे, तो उस स्थिति में राज्य सरकार उसको हटा सकती है। फिर कर्तव्य पालन में असमर्थ है, कर्तव्य पालन में असमर्थ है, वो कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राज्य सरकार उसको पद से हटा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये 4 हैं। इसके अलावा एक और है कि सदस्य चुने जाने से निर्हित हो गया, चुने जाने के बाद निर्हित हो गया, जाने के बाद सदस्य चुना गया और बाद में जो उसका भ्रष्ट आचरण वाला न्यायालय का निर्णय आ जाता है कि उसने सच में भ्रष्ट आचरण करा था, तो ऐसे में वो पद से राज्य सरकार उसको हटा सकती है। ठीक है, सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है, सदस्य के रूप में रहते हुए उसने पद का दुरुपयोग कर लिया, अपने व्यक्तिगत कार्यों में सारा खर्च करवा दिया, उसका घर शहर में बना हुआ था तो केवल एक घर उसका बना हुआ था, उसके लिए उसने सड़क बनवा दी। अब वो क्या किया, पद का दुरुपयोग है कि एक आदमी के लिए सड़क बनवा दी और बाकी जो ज़्यादा बड़ी बस्ती थी वहाँ पर रोड ही नहीं है, या फिर नाली नहीं है, या फिर रोड लाइट नहीं है, इस तरह की कोई भी सुविधा जो केवल वहाँ कर ली, दुरुपयोग कर लिया, अपने चाहने वाले का कर दिया, जबकि मास लेवल पे, बड़े लेवल पे लोगों को लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको पद से हटाया जाएगा। अब इसमें अपवाद भी है। मान लो अक्षय और रहमान 2 सदस्य बनाए जाते हैं, वो दोनों सदस्य नगर पालिका में निर्वाचित हो गए, लेकिन दोनों सदस्यों को राज्य सरकार हटाना चाहती है। अब नगर पालिका सदस्य हैं और उनको राज्य सरकार ऐसे ही ऑर्डर पास कर देगी कि हट जाओ, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार उसकी जांच करेगी। जांच करने के लिए राज्य सरकार स्वयं जांच करे, या तो उसकी जांच स्वयं करे कि सच में सदस्य रहने के योग्य नहीं है, अब इसको हटाया जाना चाहिए, इस चीज की जांच या तो स्वयं करे राज्य सरकार, या फिर वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी, ऐसा अधिकारी हो जो राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, आपने आरएस में स्टेट और अलाइड 2 सुनी होंगी, तो स्टेट सर्विस का सदस्य होना चाहिए जो वर्तमान में पोस्टेड हो या फिर सेवानिवृत्त हो चुका हो। ऐसा व्यक्ति अक्षय और रहमान को हटाया जाना है या नहीं, इस बात की जांच करेगा, या फिर राज्य सरकार निर्देशित प्राधिकारी, या फिर राज्य सरकार किसी प्राधिकारी को निर्देशित कर दे, मान लो किसी क्षेत्र के डीएफओ को कर दे या किसी और को कह दे कि आप इसको जांच करो, तो वो जांच करके फिर उसको हटाया जा सकता है। अब राज्य सरकार को इस बात की सूचना कहाँ से प्राप्त होगी कि इन अक्षय और रहमान दोनों को नगरपालिका से हटाया जाना चाहिए सदस्य से, क्योंकि ये तो ईओ बनने वाले हैं। ऐसे सदस्य में वो क्या करते हैं, वो गलत कार्य करते हैं नगरपालिका में। राज्य सरकार को इस बात की सूचना कैसे प्राप्त होगी कि अक्षय और रहमान दोनों क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, इनको हटाया जाना है। इसकी सूचना या तो स्व प्रेरणा से आ जाए। स्व प्रेरणा कैसे आएगी कि अखबार में न्यूज आ रही है, इसके आधार पर राज्य सरकार उनके खिलाफ खुद ही कार्रवाई करने लग जाए, या फिर दूसरा तरीका है नगर पालिका रिपोर्ट दे कि ये दोनों व्यक्ति है ना सही काम नहीं कर रहे, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इनको नगरपालिका के सदस्य के रूप से हटा दो। इनको नगरपालिका रिपोर्ट राज्य सरकार को दे, या फिर खुद ही मान लो अखबार की न्यूज आ रही है, कोई सूचना हो रही है, उसके आधार पर स्वप्रेरणा से ही कर ले। दोनों की जानकारी प्राप्त होगी तो ये कार्रवाई कर सकती है। अब अपवाद इसमें है, अपवाद है, क्या अपवाद है? राज्य सरकार के हटाने का आदेश प्राप्त करने तक
राज्य सरकार हटाने का आदेश उनको जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये दोनों कौन समस्त अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे। ये हटाए हुए नहीं माने जाएंगे। जब तक राज्य सरकार हटाने का आदेश इनको नहीं दे देती है तब तक ये अपनी समस्त शक्तियों, अधिकार और कर्तव्यों का प्रयोग करते रहेंगे। मैंने बताया ये चीज़ें, सदस्य चुने जाने के बाद अयोग्य हो गया तो उसको हटाया जाना जरूरी है। सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करने लग गया, पाया गया कि ये इस तरह से होगा, लेकिन इसकी जांच होगी तभी उसको हटाया जाएगा। जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच राज्य सरकार खुद कर सकती है या फिर स्टेट सर्विस का वर्तमान या फिर रिटायर्ड किसी अधिकारी को निश्चित कर सकती है, या फिर राज्य सरकार निर्देशित प्राधिकारी को इस काम के लिए जिम्मा दे सकती है। राज्य सरकार को जानकारी कैसे प्राप्त होगी? खुद राज्य सरकार कहीं मीडिया से, कहीं से सूचना प्राप्त हो जाती है और खुद उस पर कार्यवाही करना शुरू कर दे, या फिर नगरपालिका रिपोर्ट दे कि उक्त 2 आदमी काम नहीं कर रहे हैं, ये दुराचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको हटाया जाए। इसमें अपवाद ये है कि जब तक राज्य सरकार का हटाने का आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अपने समस्त शक्तियां, अधिकार, इन सब का प्रयोग सदस्य करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है तीसरा ना, इसमें है राज्य सरकार उसकी जांच करवाएगी। सपोज करो अक्षय और रहमान ने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो अब वो पकड़े गए और वो मामला तूल पकड़ गया कि इतनी बड़ी रिश्वत थी, इतने इतने का गबन हो गया, इतना इतना हो गया। ऐसी स्थिति में सुनने का मौका उस व्यक्ति को, अक्षय और रहमान को मौका दिया जाएगा कि भाई आप भी अपनी बात रख दो। हो सकता है कि ऐसा हो ही नहीं, तो वो अपनी बात वहां आकर रखेंगे। अब उन्होंने बात रख दी। बात रखने के बाद राज्य सरकार उस पर अपनी पक्ष रखेगी कि हाँ हमारा ये व्यू है, इन्होंने से बात रखी और अब हमारा व्यू है कि इन्होंने रिश्वत ली थी और इनको पद से हटाया जाना चाहिए। अब क्या उनको तुरंत हटा दिया जाएगा? नहीं, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और गुजरनी पड़ती है। तभी तो मैं कहता हूँ आप सब लोगों को कि नौकरी, एक बार आप सिस्टम में आ जाओगे उसके बाद में आपका सारा कुछ आप ही के हिसाब से होगा। नौकरी लगना आसान होता है, नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं होता। आप चाहे रिश्वत में पकड़े जाओ, चाहे किसी में भी पकड़े जाओ, इतनी लंबी न्यायिक प्रक्रिया होती है कि वो चीज़ें दब जाती हैं और वो व्यक्ति वापस उस जगह पे आ जाता है। ऐसा ही हमारे पूरे सिस्टम में है। उसके बाद क्या है, अक्षय और रहमान के केस को जिला न्यायाधीश के रैंक के न्यायिक अधिकारी को दिया जाता है कि आप इसकी जांच करो और रिपोर्ट पेश करो राज्य सरकार को। अब जिला न्यायाधीश की रैंक का, उसके समकक्ष रैंक का न्यायिक अधिकारी उस पर जांच करेगा। ठीक है, जांच करेगा और जांच करके निष्कर्ष वो किसको देगा? राज्य सरकार को। निष्कर्ष राज्य सरकार को दे दिया, लेकिन वो जांच करेगा। जांच के दौरान वो उन सदस्यों को, अक्षय और रहमान से बुलाकर बात करेगा कि भाई क्या बात थी। वो कहते हैं कि सर हमने तो रिश्वत ली नहीं, हमने तो इस तरह से उनको पेट्रोल भरवाया था, उनके कार्य के लिए हमने उसकी मदद करी थी कि उसका काम कंस्ट्रक्शन का चलता रहे, और हमने उसको पैसे दूसरों से दिलवाए थे और वो पैसे हमने वापस लिए थे, और वो हमारे पैसे उनको उधार देने के लिए, चुकाने के लिए मैं उनसे ले रहा था, और इस आदमी ने हमें झूठा फंसा दिया रिश्वत के केस में। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो न्यायिक अधिकारी उनसे सारी बात सुनकर एक एक चीज़ को स्पष्ट करके रिपोर्ट कहाँ दे देगा? राज्य सरकार को। अब सपोज करो न्यायिक अधिकारी कहता है कि अक्षय और
रहमान ने रिश्वत ली ही नहीं थी, ये तो बेचारे झूठे फंसाए गए थे। राज्य सरकार चाहे तो उसकी पुनः जांच करवा सकती है, क्योंकि हो सकता है अक्षय और रहमान उस जांच अधिकारी को कुछ रिश्वत देकर, पुनः रिश्वत देकर अपने पक्ष में रिपोर्ट करवा ली हो। राज्य सरकार चाहे तो उसकी पुनः जांच करवा सकती है, या फिर उस न्यायिक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर भी अंतिम आदेश दे सकती है कि ये रिश्वत में लिप्त नहीं थे और इनको सदस्यता से नहीं हटाया जाएगा। या फिर न्यायिक अधिकारी की जांच में पाया जाता है कि वो उन्होंने रिश्वत ली थी और उनको हटाया जाना चाहिए, तो राज्य सरकार उनको हटाने के लिए अपना पक्ष रख देगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यायिक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विहित रीति का अनुसरण करेगा। जो न्यायिक अधिकारी है वो राज्य सरकार द्वारा दी गई नीति का, रीति है ना, एक प्रक्रिया का, रीति का मतलब है प्रक्रिया, प्रक्रिया का अनुसरण करेगा कि वो प्रक्रिया, उसमें जांच करने के लिए, न्यायिक जांच करने के लिए वो सबसे पहले सारे तथ्यों को देखेगा, फिर उनको सम्मन जारी करके बुलाएगा, उनको हाजिर करेगा, उनको नोट करेगा, फिर उसके गवाहों को बुलाएगा, उसको नोट करेगा। सारा ऐसा प्रक्रिया जो राज्य सरकार ने निहित कर रखी है उसका अनुसरण करना होगा। दूसरी चीज, वो न्यायिक अधिकारी को वो सारी शक्तियां होंगी, अपन ने पहले भी सिविल वाली शक्तियां पढ़ी हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन की जो सारी प्रक्रियाएं हैं ना, वो कहाँ शामिल होंगी? इस न्यायिक अधिकारी के पास शक्तियां होंगी। जैसे पहली है समन करना, हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। उनको समन दे दिया है कि भाई आप इतने दिन में ये डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करो, तो वो करेंगे। उनको कि आप सम्मन दिया जाता है कि आप इतने तारीख को हमारे पास यहाँ उपस्थित हो। या फिर हाजिर कराना, उन्होंने व्यक्तियों को जो उससे संबंधित लिप्त है उनको आदेश दिया है कि आप इतने तारीख यहाँ कोर्ट में हाजिर हो, इस तरह का आदेश भी दे सकता है। और शपथ पर उसकी परीक्षा भी करवा सकता है। तो इस तरह का कार्य कौन करवा सकता है? जिला न्यायाधीश। अब इसको वापस से आपके दिमाग में याद करो। पहला मैंने बताया राज्य सरकार जांच करवाएगी, उससे पहले जांच करवाने के बाद क्या देगी? उनको सुनने का मौका देगी, सुनवाई का स्पष्टीकरण का मौका देगी। उसके बाद जिला न्यायाधीश के रैंक के अधिकारी के पास वो केस चला जाएगा। वो अधिकारी क्या करेगा? उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज देगा। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार पुनः जांच के आदेश देगी, या फिर उसी आदेश के आधार पर अपना अंतिम आदेश पारित कर देगी। उस प्रक्रिया को करने के लिए एक निहित प्रक्रिया होगी, उसका अनुसरण न्यायिक अधिकारी को करना पड़ेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित होगी। इसके अलावा न्यायिक अधिकारी को वो सारी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन हैं, जैसे समन करना, हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करवाना, ये सब। इसको पूरों को वापस दिमाग में, वीडियो को पॉज करके दिमाग में वापस याद करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आगे और भी हैं। क्या है उसको? अधिकार। साक्ष्य हेतु वो क्या कर सकता है? पूरे गवाह और सबूत इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि उसको जांच करनी है, पूरी न्यायाधीश को जांच करनी है, तो वो क्या करेगा? दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करेगा कि जिन लोगों ने रिश्वत ली है, रिश्वत का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिश्वत से संबंधित नहीं है और किसी भी मामले से संबंधित हो सकती है। तो रिश्वत के साक्ष्य कि उन्होंने पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने बात करी थी, क्या क्या उनका एग्रीमेंट हुआ था, फिर उसने क्या क्या अवेल करवाया, उसने पेट्रोल भरवाने के लिए अलग से अपने जानकार के यहाँ से पेट्रोल भरवाया, क्यों भरवाया था, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि वो ठेकेदार की मदद कर रहा था। इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर न्यायाधीश को जो ज़रूरत है वो सारे लेगा। फिर आगे लोक अभिलेखक, पब्लिक रिकॉर्ड।
पब्लिक रिकॉर्ड का हिंदी आप याद कर लो, सार्वजनिक अभिलेख है, मतलब रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेखक है, लोक अभिलेखक की अपेक्षा करना। जो सार्वजनिक रिकॉर्ड्स है ना, पब्लिक रिकॉर्ड्स, वो भी जिला न्यायाधीश की रैंक वाला जो जांच करने वाला न्यायिक अधिकारी है वो ले सकता है। समझ रहे हो? ठीक। इस संबंध में अन्य कोई मामला हो, मान लो रिश्वत संबंधित मामला है, लेकिन इसको कहीं और उससे कनेक्शन इस रिश्वत वाले मामले का है कि उस व्यक्ति ने कहीं और प्रताड़ित किया था, उसका वो बदला लेने के लिए रिश्वत वाला केस लगा रहा है, तो वो अन्य संबंधित मामले की भी जांच वो अधिकारी करेगा। समझ रहे हो? ठीक है। जिस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, जिस सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, उसके पूरे होने तक राज्य सरकार उस सदस्य को निलंबित कर सकती है। राज्य सरकार उसको निलंबित कर सकती है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उसको निलंबित नहीं भी कर सकती। इससे पहले वाले मैंने पढ़ाया था वहाँ पर, और यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि उसकी कर्तव्य और अधिकार बने रहेंगे। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कर्तव्य और अधिकारों से निलंबित कर सकती है। राज्य सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकती है कि जितने दिन ये कार्यवाही चलेगी और ये कार्य होगा, उस दौरान उस कर्मचारी नहीं, सदस्य को, उस सदस्य को निलंबित किया जा, सस्पेंड किया जा सकता है, और वह सस्पेंड होते ही नगरपालिका के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। उसके सारे नगरपालिका संबंधित कर्तव्य है ना, वो छिन जाएंगे जैसे ही वो सस्पेंड होगा। पिछले वाले में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी वही लिखा है कि राज्य सरकार उस सदस्य को निलंबित कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि करेगी, चाहे तो सरकार नहीं भी करे, और वो नहीं करने वाला प्रोविजन पिछले उसमें अपन ने पढ़ा है। ये है राज्य सरकार का अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित होगा। राज्य सरकार की सारी सूचनाएं, राजपत्र क्या है मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियोज में अच्छे से समझाया है। राजपत्र की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि पब्लिश हो चुका है और उसको न्यायालय के द्वारा भी गुजारा जा चुका है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। वैसे तो इस प्रक्रिया में ही उसके कार्यकाल वैसे पूरा हो जाएगा, पर बाय द वे अगर बचता भी है तो वो इसमें किसी तरह का प्रश्नगत दोबारा अपील वगैरह का कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो ये तो अपन ने देखे हैं इसके अधिकार। अब दोस्तों अपन देख रहे हैं सेक्शन 40, पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच, इंक्वायरी इनटू सर्टेन एलिगेशंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म। मान लो पदावधि की समाप्ति हो जाती है, पद समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद क्या जांच चालू रहेगी ऐसे संबंध में, सदस्य हटाए जाने के प्रावधानों के संबंध में? क्योंकि पदावधि खत्म हो गई तो सदस्य का हटाए जाने के उसका करने का क्या औचित्य है। लेकिन वो अगर समाप्ति से पहले शुरू हुआ है तो वो चालू रहेगा, जांच चालू रहेगी, क्योंकि उस सदस्य को अगर वो गिल्टी पाया जाता है उसको 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 39। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ साथी फ़ोन करके मेरे को बता रहे थे कि सर आप इतना अच्छे से पढ़ा रहे हो और मतलब इतना कंटेंट अच्छा है, और इतना अभी शुरुआत में बाकी लोगों की तुलना में आपका जो व्यूज़ और वो सब है इतना है नहीं, ऐसा एक दो ने बोला। तो उनको मैं बता दूं कि भाई क्या है सीन, कि एक तो ये चीज़ है कि लाइक्स खूब आ रहे हैं अपने पास, शुरुआत से ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, और सभी ने जिसने कंटेंट ऐसे से देखा है वो इसकी एप्रिसिएशन कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन से जो ही तुलनात्मक रूप से अध्ययन हो रहा है ना दूसरी संस्थाओं का, मैं किसी की बुराई कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब उनको देखा ही नहीं, उनके बारे में अच्छे से कंटेंट देखा ही नहीं, मैं कैसे उनकी किसी की संस्था की बुराई कर सकता हूँ। पर आप लोग जो बता रहे हो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही तुलना होती है तो उस तुलना होने में थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि हाँ ये कंटेंट ठीक है। और ये नगर पालिका एक्ट को पढ़ाने का ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। मैं इसको
लिखवा के भी करवा सकता था, पर उसमें एक तो लिखने में टाइम काफ़ी वेस्ट होता, और कुछ इसके प्रोविजंस ऐसे हैं कि आप किसी वृक्ष को एक अच्छे से उसकी एक एक टहनी को आप भले ही आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन उसकी एक एक टहनी को चुन चुन कर समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल है। और उसमें अगर आप उसको पहले से फ्रेम स्ट्रक्चर्ड करके लाओगे तो उसको और अच्छे से करवा सकते हैं, मेरा ये मानना है, और ये कारगर भी हो रहा है, आप ही लोग उसको साबित भी कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें देख रहे हैं अपन कि वो जो कार्यकाल है समाप्ति के पूर्व ही शुरू हो गई हो तो वह जांच अगर शुरू हो गई हो तो वो जारी रहेगी, अगर कार्यकाल समाप्ति से पहले उसकी जांच शुरू हो गई तो वो जारी रहेगी। दूसरी चीज़ यह पुनर्निर्वाचन की स्थिति में पूर्व अवधि से संबंधित जांच प्रारंभ की जाती है तो वह जांच जारी रहेगी। पुनर्निर्वाचन होता है और ये केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अगर अध्यक्ष हट जाता है और 3 साल का कार्यकाल बचा है, अब 3 साल के कार्यकाल में आगे क्या रहता है, 3 साल के कार्यकाल बचे हुए में दूसरा अध्यक्ष आ जाएगा और पिछले वाले अध्यक्ष से संबंधित जांच है तो वो जारी रहेगी, क्योंकि ये तो एक अपराध वाली स्थितियाँ हैं ना, इसमें अगर साबित होता है तो उसको अपराध मिलेगा और वो तो जांच तो जारी रहेगी, इसलिए वो जांच जारी रहेगी। और ये केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित मामलों की बात है ना। फिर धारा 41 है, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता, जो हटा दिए गए हैं सदस्य, हटाए दिए गए हैं तो उसका कुछ कारण है कि या तो वो कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या फिर अपने किसी दुराचार में लिप्त हैं, किसी तरह का कुछ ना कुछ अपराध कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उसको दोषी घोषित किया जाएगा और वो सदस्य नहीं रहेगा। जब वो दोषी घोषित हो चुका है तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि उसको 6 साल की सजा ये रहेगी कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता कम से कम। और प्रोविज़न हो सकता है कि उसने मान लो कुछ और दुराचार कर दिया, ऐसा हो कि उसको 5 साल की तो जेल ही हो जाए। अगर ऐसा है भी नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार में पाया जाता है, उसमें जेल नहीं हो रही है और उसमें प्रोविज़न है, तो वो कम से कम 6 साल के लिए चुनाव दोबारा नहीं लड़ सकता। तो धारा 39 से हटाए गए सदस्य प्लस धारा 40 के अधीन प्राप्त प्रतिकूल निष्कर्ष के सदस्य, धारा 40 में मतलब इसमें अगर निष्कर्ष मिलता है कि भाई प्रतिकूल है, पदावधि के बाद में भी अगर कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष मिलता है कि वो लिप्त था, रिश्वतखोरी में लिप्त था या किसी तरह का अपराध में, तो उसको 6 साल के लिए अयोग्य होगा वो। अब आगे देखते हैं अपन सेक्शन 42 है ना। इसमें है किसी नगरपालिका में सदस्य का पद संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्य एक साथ धारण करने पर निर्बंधन। मतलब ये है कि विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य और पंचायती राज संस्था, इन तीनों के साथ साथ वो नगरपालिका का सदस्य नहीं रह सकता। पहले से वो इन तीनों में से किसी का, विधानसभा का, लोकसभा का और पंचायत का, इन तीनों में से पहले से किसी का वो सदस्य है और अब वो नगरपालिका में चुन लिया जाता है। अब उसने पहले वाले पद से 14 दिन के भीतर भीतर नए वाले में चुना गया है, 14 दिन के भीतर भीतर अगर उसने रेजिग्नेशन अपना नहीं दिया, रेजिग्नेशन पहले वाले से, सपोज करो कि वो ग्राम पंचायत में था, लोकसभा से तो इसमें आएगा नहीं और इसमें आ भी सकता है लोकसभा से, क्योंकि अगर उसका टर्म ऑफ सर्विस जो ऑफिस है वो 5 साल में से 4 साल वहाँ लोकसभा में कर चुका है और वो पता चला है कि 3 महीने वो रह रहा है और यहाँ 5 साल वो चेयरमैन रहेगा, तो वो हो सकता है ऐसा इंसिडेंट भी। तो इसमें ये प्रोविज़न है कि जो पहले वाला है वो ही जारी रहेगा, नए वाला चुनाव मान्य नहीं होगा अगर वो पहले वाले से त्यागपत्र नहीं देता। दोनों स्थितियां अपन देखते हैं। अगर वो पहले ग्राम पंचायत का सदस्य है और वो नगरपालिका का सदस्य चुन लिया जाता है, तो अगर वो ग्राम पंचायत से त्यागपत्र नहीं देगा तो वो नगरपालिका का सदस्य नहीं रहेगा और ग्राम पंचायत का ही रहेगा। लेकिन नगरपालिका का पहले से है और वो चुन किसका लिया जाता है, ग्राम पंचायत का या विधानसभा का चुन लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो नगरपालिका का 14 दिन के भीतर भीतर अगर रेजिग्नेशन नहीं देता है तो वो किसका सदस्य माना जाएगा,
केवल नगर पालिका का रहेगा। कहने की बात ये है सीधी सी, नगर पालिका या दूसरा चुनाव, 2 चुनाव हो गए। पहले जिस पोस्ट पर है, चाहे नगर पालिका का सदस्य है और नया वाला चुना जाता है, अगर वो पुराने वाले से रेजिग्नेशन नहीं देता तो पुराना वाला ही कंटिन्यू रहता है नगर पालिका में। और दूसरे में क्या क्या है, लोकसभा, विधानसभा और आपका पंचायती राज। इन तीनों में से किसी एक में भी जिस पद पर वो पहले है उसी पर रहेगा। अगर वो पुराने से त्याग पत्र नहीं देता और नए में ज्वाइन करता है, नए की शपथ लेता है, तो वो नए वाले में रहेगा। और अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है 14 दिन में, तो वो पुराने वाले पद पे ही रहेगा। तो ये आपका था मोटा मोटा अपन ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों, और अपन जारी रखेंगे। आप अपनी जोश को मेंटेन रखो। एक चीज़ ये भी है कि आप अगर जोश को मेंटेन अच्छे से नहीं रखोगे तो उसका आपको नुकसान होता है। कई बार हम थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इस तरह से हताश नहीं होएं और उस फेज़ को नहीं आने दें, और उस दौरान भी आप अपनी कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन। जो कंटिन्यू रखेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसमें ज़्यादा इतना कंपटीशन नहीं है कि हम सोचें कि भाई इसमें 1 लाख लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने कर रहे होंगे करने दो उनको। 5000 सीरियस कैंडिडेट मात्र 5000 हैं जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अभी से, और आगे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। कुछ लोग उसमें आगे भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा है कि आगे भी जो इन पढ़ाई शुरू कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड में कर रहा है, हो सकता है वो भी इसमें सिलेक्शन ले ले। कोई रीट की कर रहा है, हो सकता है वो भी अभी नहीं कर रहा है लेकिन वो इसमें सिलेक्शन ले ले। तो आप इसको सिंसियरली करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नगर पालिका वाला एक्ट आपको यहाँ पर पूरा मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।